तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, अपन ने राजस्थान का ज्योग्राफी शुरू कर रखा है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी शेयर करें। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कि राजस्थान का ज्योग्राफी, टोटल ज्योग्राफी अपन यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ में विश्व का ज्योग्राफी भी अपनी क्लास में आपके पास मिलेगा। इंडिया का ज्योग्राफी भी आपको यहाँ मिलेगा। तो सभी साथी जरूर सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़े। आज अपन साथियों राजस्थान की ज्योग्राफी में चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। और भौतिक प्रदेश में पश्चिमी अनुत्तरीय प्रदेश, उसकी चर्चा आपने विस्तार से कर ली थी। आज अपन चर्चा करेंगे किसकी? पूर्वी मैदानी प्रदेश की। इस भाग की विस्तार से आज अपन चर्चा करने वाले हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश की अपन विस्तार से चर्चा करने वाले। साथियों, ये पूर्वी जो मैदानी प्रदेश राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है और ये भाग सीमांकित है। यह भाग सीमांकित है किससे? पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी या 50 सेमी समवर्षा रेखा भी आता है। 50 सेमी समवर्षा रेखा का नाम भी आता है। रेखा से वह इसका दक्षिणी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग इससे हाड़ौती पठार से, हाड़ौती पठार से सीमांकित है, यानी इसकी सीमा सीमांकित। इसका मतलब ये जो भाग है मेरे दोस्तों, इसके इस साइड में अपन देखते हैं यहाँ जो श्रेणी आपको नजर आती है मुख्य रूप से, ये जो पहाड़ी यहाँ पे नजर आती है पूरी पूरी, जिसकी चर्चा आपने विस्तार से कर ली, इसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी? अरावली महत्वपूर्ण प्राचीन पर्वत वलित पर्वत श्रेणी, प्राचीन वशिष्ठ पर्वत श्रेणी मानी जाती है और यह है प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वत श्रेणी। इसके संदर्भ में उल्लेख आता है किस काल की है? प्री कैम्ब्रियन काल की। अर्थात पृथ्वी जब उत्पत्ति हुई थी उस समय गोंडवाना सेल का हिस्सा मानी जाती है। तो प्राचीन के उद्भव, पृथ्वी उद्भव के समय की ये सेल मानी जाती है। तो इससे के दक्षिण पूर्व में मुख्य रूप से ये जो नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश है राजस्थान का, जिसके अंदर यहाँ माही नदी, यहाँ अपन देखते हैं तो मुख्य रूप से कौन सी नदी आपको मिलती है? माही नदी। यहाँ इस भाग में चंबल नदी, यहाँ बनास नदी और यहाँ बाणगंगा। इन नदियों का प्रमुख जो क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र को पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। इस भाग में यदि अपन जनसंख्या की बात करें मेरे दोस्तों, तो इस प्रदेश में राजस्थान के कुल भूभाग, राजस्थान के कुल भूभाग का, कुल भाग का कितना प्रतिशत है? 23%, 23.3% भाग राजस्थान के कुल भौतिक प्रदेश का, यानी कुल भूमि जो राजस्थान की है उसका सबसे अधिक भाग 1.11% तो किसके पास में है? पश्चिमी उत्तरी प्रदेश के पास में। ये पश्चिमी उत्तरी प्रदेश, जिसकी चर्चा आपने कर ली थी। राजस्थान का दूसरा प्रदेश है अरावली, जिसके पास में थोड़ा सा भाग यानी लगभग 9%। उसके बाद में आगे चले तो यह है अपना मैदानी प्रदेश, इसके पास में 23.3% भाग। फिर हाड़ौती का जो भाग है मुख्य रूप से, इसके पास में लगभग 6.89% भाग यहाँ निवास पाया जाता है भूभाग। तो पहले स्थान पे यदि अपन एरिया के हिसाब से देखें तो पश्चिमी उत्तरी प्रदेश, और दूसरे स्थान पे अपन देखेंगे तो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। दोस्तों, यहाँ जनसंख्या की अपन बात करेंगे तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका, राजस्थान की कुल जनसंख्या का इस भाग के मुख्य रूप से
राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका 39% भाग निवास करता है, 39% भाग निवासी करता है, 39% भाग निवासी करता है। ठीक है, तो जनसंख्या भी इस प्रदेश में खूब अधिक रहती है। यदि अपन घनत्व की बात करेंगे तो सर्वाधिक घनत्व राजस्थान का यदि मिलता है वो इसी भाग में है। तो सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र या सर्वाधिक घनत्व वाला भौतिक प्रदेश, क्योंकि जयपुर जहां पर सबसे अधिक जनघनत्व इसी भाग में हो सकता है, क्योंकि मेरा ये प्रदेश है लोगों के रहने के लिए अनुकूल दशा प्रदान करता है, तो लोग ऐसे प्रदेश में अधिक निवास करते हैं। इसके अलावा इस भाग की यदि बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें, तो यहाँ यदि वर्षा अपन देखेंगे तो अच्छी वर्षा होती है। आपको पता है जो अरावली है वो मुख्य रूप से क्या करती है, अरावली यहाँ जल विभाजन का काम करती है, अरावली जल विभाजन का काम करती है। अरावली के पश्चिमी भाग में इधर से जो पवनें चलती है तो अरब सागरीय मानसून की, मानसून पढ़ेंगे तो विस्तार से इस पर अपन चर्चा करेंगे, अरब सागरीय मानसून की है। लेकिन इस भाग में यदि अपन बात करेंगे तो बंगाली खाड़ी का मानसून जो है वो यहाँ पहुंचता है, बंगाली खाड़ी की शाखा इस भाग में पहुंचती है और अरावली उसमें उन दोनों के बीच में अवरोध का काम करती है। इसलिए अरावली इस भाग में अच्छी वर्षा वाली में सहायक भी है। तो यहां वर्षा इस भाग में अच्छी वर्षा होती है, राजस्थान की अच्छी वर्षा होती है। अर्थात अच्छी वर्षा का मतलब है यहां पर मेरे साथियों 50 से 90 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, 50 से 90 सेमी औसत वर्षा होती है, अच्छी वर्षा होती है। क्योंकि मुख्य रूप से ये जो प्रदेश है वो यदि अपन बात करें, ये जो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है ये प्रदेश नदियों द्वारा सिंचित है। यह प्रदेश क्योंकि मैदानी प्रदेश है तो यह प्रदेश नदियों द्वारा सिंचित है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली प्रमुख नदियां, इसके अलावा यहाँ पाई जाने वाली विंध्याचल जो श्रेणी है अपनी, कौन सी मेरे दोस्तों, यहाँ एक श्रेणी है विंध्याचल श्रेणी। तो यहाँ की प्रमुख नदियां जो मुख्य रूप से निकलती है वो भी इस प्रदेश को अववाहित करती है। जैसे अपन बात करें इस भाग में यहाँ से चंबल नदी निकलती है, इसके अलावा यहाँ से माही निकलती है। तो ये विंध्य से आने वाली प्रमुख नदियां मुख्य रूप से इस प्रदेश को अववाहित करती है। चंबल की सहायक नदियां से कालीसिंध है और पार्वती है, वो भी इस प्रदेश में चंबल के साथ मिलकर के जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करती है। तो महत्वपूर्ण भाग है। इसके अलावा अरावली से निकलने वाली प्रमुख नदियां, जैसे कि यहाँ से निकलने वाली बनास नदी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है ना। तो ये नदी शोम नदी उदयपुर की बिछामेड़ा, जाखल नदी प्रतापगढ़ से निकलने वाली, तो ये नदी इस प्रदेश को अपवाहित करती है और यहाँ जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करती है। तो ये महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो नदी द्वारा सिंचित है। इसके अलावा यहाँ यदि अपन इस भाग में वर्षा देखेंगे, यदि इस भाग में वर्षा के बाद में यदि यहाँ की अपन मृदा देखेंगे, मिट्टियां कौन कौन सी है, तो यहाँ पर जलोढ़, दोमट, कक्षारी, मैंने 3 नाम लिखे मेरे दोस्तों, कक्षारी मृदा। अब मैंने 3 नाम लिखे, इसका मतलब ओब्लिक लगा के लिखा है, ये तीनों मिट्टियों जलोढ़ मिट्टी का ही उपनाम है।
जैसे ईना मीना टीना एक लड़की के नाम हो, ठीक उसी प्रकार से चिरौट, दोमट और कक्षाई, है ना। तो इस भाग में मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है क्योंकि नदियों द्वारा अपवाहित मिट्टी मुख्य रूप से है। हालांकि हालांकि यदि अपन बनास बेसिन में देखेंगे, तो बनास बेसिन जो मुख्य रूप से है उसमें उल्लेख आता है कि यहाँ कांप मिट्टी पाई जाती है, कांप मतलब पाई जाती है। बनास बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कांप मिट्टी पाई जाती है। बहुत बार पूछ ले कि बनास बेसिन की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो कांप मिट्टी मुख्य रूप से इस भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसमें अधिक जनसंख्या निवास करती है, नदी द्वारा अपवाहित है, चूंकि वर्षा अच्छी होती है। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ वनस्पतियां और फसलें भी अच्छी होगी, है ना। तो यहाँ अच्छे वन मिलते हैं, यथा यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे इस प्रदेश में आसानी से मिल जाते हैं। जैसे पर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की साइड में जाते हैं तो सागवान, टीक, तेंदू, पलाश, अमरतास, है ना, खेर और भी महुआ। और यदि अपने इस मैदानी भाग में यहाँ आते हैं तो विशेष प्रकार के वन यहाँ पे मिल जाते हैं, है ना। तेंदू वगैरह आगे, शीशम, पीपल, खूब सारे वनस्पति यहाँ के पेड़ पौधे मिलते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश ये माना जाता है। इस प्रदेश को मुख्य रूप से मेरे दोस्तों चार भागों में कितने भागों में बांटा गया है? चार भाग। इसके चार भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग यदि अपन देखेंगे तो इसका नाम है, यदि अपन दक्षिण से स्टार्ट करें तो माही नदी का बेसिन। दूसरा भाग यदि अपन माने तो चंबल नदी का बेसिन। ठीक है, तीसरा प्रदेश यदि अपन माने तो बनास का बेसिन। और चौथा भाग यदि अपन देखें तो बाणगंगा बेसिन। यानी इसको कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। ठीक है, तो चार भागों में मुख्य रूप से इसको बांटा गया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं माही बेसिन। साथियों, माही नदी जो है, माही नदी, इसका मुख्य रूप से उद्गम यदि अपन देखेंगे तो विस्तार से इसका अपवाह है, उद्गम और इसका अपवक्ष में विस्तार चर्चा अपन अपवाह तंत्र में करेंगे, राशन का पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी इसका अपवाह उद्गम जो होता है विंध्याचल से होता है। विंध्याचल में मध्य प्रदेश में हुई। विंध्याचल से मध्य प्रदेश राज्य, है ना, से होता है। ठीक है, और उसके बाद में ये नदी मुख्य रूप से कहां पहुंचती है? मेहर झील के पास से निकलने के बाद में ये उत्तर की ओर आती है। उत्तर पूर्व में आकर के मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। राजस्थान में बांसवाड़ा में खांडू गांव यहाँ प्रवेश करती है। यही बांसवाड़ा में बोरखेड़ा में एक बांध बना है, माही बजाज सागर बांध, जो महत्वपूर्ण है इस वागड़ प्रदेश के लिए, पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए। उसके बाद में प्रतापगढ़ डूंगरपुर की सीमा पर मुख्य रूप से इसमें दो नदियां मिलती है। एक का नाम जाखम नदी और एक का नाम जो उदयपुर से निकलती है उसका नाम है सोम नदी। ये तीनों मिलकर के बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है और इसको बोलते हैं बेणेश्वर संगम, जो आदिवासियों का एक मेला पड़ता है माघ महीने में और जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है ये। ठीक है, माही नदी। और उसके बाद में ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है और गुजरात में प्रवाहित होकर के मुख्य रूप से खंबात की खाड़ी की तरफ चली जाती है। माही नदी। अब जो माही नदी का बेसिन है उसको बोलते हैं 56
का मैदान, छप्पन का मैदान। इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। देखो, छप्पन का मैदान और माही बेसिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जो छप्पन का मैदान है, छप्पन का मैदान का विस्तार मुख्य रूप से कहां पे है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में। तो इसका उल्लेख आता है कि माई नदी की साहित्य छप्पन नदी नालों के द्वारा अवैध क्षेत्र मुख्य रूप से है। और कई राज्य कहते हैं कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का वह भाग जहां माही के द्वारा अपवाहित 56 ग्रामों का समूह है। एक आता है छप्पन की पहाड़ियां, जो कि अपन चलते हैं कहां पे? बाड़मेर से अलग हुआ जिला बालोतरा, वहां पे 56 की पहाड़ियां पाई जाती है। तो छप्पन का जो मैदान है मेरे दोस्तों, वो मुख्य रूप से कहां पे? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। लेकिन यदि माही बेसिन की बात करें कि माही बेसिन मुख्य रूप से किन किन प्रदेशों में फैला हुआ, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ बांसवाड़ा में तो ये प्रवेश करती है। अब राजस्थान की बात करें, प्रतापगढ़ में यह है ही, पीपल खूट से निकलती है ना, तो प्रतापगढ़ है ही। उसके अलावा डूंगरपुर में बेलेश्वर धाम में जाती है, जहां सोमवार ही जातकों का संगम होता ही है। इसके अलावा उदयपुर का दक्षिणी ये भाग है, जहां से अपन एक नया जिला बता दिया है, कौन सा? सलूम्बर। तो अब उदयपुर का सलूम्बर आ गया। आदि जिलों में इसका अपवाह है, इसका बेसिन है मुख्य रूप से। ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस नदी का जो क्षेत्र है, यहाँ की जो मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, उस मिट्टी को लाल लोमी मृदा कहा जाता है। राजस्थान की मिट्टियां यदि अपन पढ़ेंगे तो विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे। ये लाल लोमी मिट्टी मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? मक्का की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। मक्का की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल लोमी मिट्टी, जो इस प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। किसमें? माही बेसिन में पाई जाती है। ठीक है। माही बेसिन की चर्चा अपने शुरू करें। माही बेसिन का प्रदेश मुख्य रूप से जो है, इसके कई उपनाम भी हैं, यानी इसको कांठल भी कहा जाता है। अब कांठल क्या है मेरे दोस्तों? कांठल जो है मुख्य रूप से प्राचीन समय में प्रतापगढ़ कहा जाता है। और प्रतापगढ़ में प्रवाहित होने के कारण माही नदी को कांठल गंगा भी कहते हैं। और ये प्रदेश मुख्य रूप से जो है कांठल कहलाता है। प्रतापगढ़ जिला का क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। ठीक है, कांठल कहलाता। अब बात आ गई प्रतापगढ़ की, यहाँ एक नया जिला बना प्रतापगढ़। तो ये जिला कब बना, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लें। राजस्थान का 33वां जिला बनाया था तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने, और 26 जनवरी 2008 राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया था, 26 जनवरी 2008 प्रतापगढ़, जिसके अंदर मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ और 5 ब्लॉक शामिल किए गए थे। हरनौत, धरियावाद, छोटी शादरी, पीपल खूंट और प्रतापगढ़ खुद। तो 5 ब्लॉक इसमें शामिल किए गए थे, जो मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा आदि से लेकर के बनाया गया था। आदि जिलों से तोड़ करके एक नया जिला बनाया गया। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से कांठल प्रदेश में प्रवाहित होने के कारण माही को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। माही को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं? माही नदी को। बात आ गई तो अपन थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लें। इसके अलावा एक अन्य शब्द आता है यहाँ पर
वागड़ प्रदेश, वागड़ या वागड़ प्रदेश। तो मुख्य रूप से बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो पहाड़ी क्षेत्र है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर का ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ियां मुख्य रूप से क्या कहलाती है, वागड़ प्रदेश, है ना। तो वागड़ कौन सा हो गया, बांसवाड़ा, विशेषकर डूंगरपुर प्रतापगढ़ में पहाड़ी रहता है, बांसवाड़ा में कम है। बांसवाड़ा डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ का पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी भाग क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है, या वागड़ भी कहते हैं। ठीक है, वागड़ या वागड़। यहाँ की भाषा मुख्य रूप से इस भाग की है, उस भाषा को ही वागड़ी भाषा कहते हैं। इसी प्रदेश के आधार पर इस भाषा का नाम क्या हो गया, वागड़ी भाषा। और ये वागड़ी भाषा मिश्रण है साथियों किसका, मुख्य रूप से यहाँ जो भाषा है मेवाड़ी व गुजराती का मिश्रण है, दोनों का मिक्स देखने को मिलता है। तो यह है अपना माही नदी का बेसिन मुख्य रूप से। तो विस्तार से अपने जाना, आप समझ ही होंगे कि राजस्थान के दक्षिणा जिला मुख्य रूप से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और सुलूंबर आ गया है। इस भाग में माही का बेसिन पाया जाता है। इस नदी पर मुख्य रूप से 4 बांध भी है, थोड़ा सा वो भी अपन देख लें कि माही नदी पर 4 बांध तो चंबल पे है। माही नदी पर मुख्य रूप से जो बांध है वो, इस बांध का नाम चर्चा मैंने पहले कर दी, माही बाजार और क्या बांसवाड़ा, ये महत्वपूर्ण बांध इसके ऊपर माही बाजार अपने लिए महत्वपूर्ण। हालांकि गुजरात में एक कड़ाना बांध और है, ठीक है ना, बांसवाड़ा में एक कागजी पिकअप बांध, वो चर्चा अपन करेंगे विस्तार से जब अपन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की चर्चा करेंगे। चलो यह हो गया अपना एक प्रमुख प्रदेश, कौन सा, जिसकी चर्चा आपने कर ली, माही बेसिन। अब दूसरा पहाड़ इसका पूरी मैदान का अपन करेंगे, उसका नाम है चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। ठीक है, चंबल बेसिन की अपन चर्चा करें। सबसे पहले चंबल नदी। अब देखिए चंबल की नदी भी कहां से निकलती है मेरे दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्य पहाड़ियों से ही निकलती। यहां पाई जाने वाली विंध्य पहाड़ी भारत के भूगोल में, भारत के भौतिक प्रदेश में विंध्याचल के बारे में विस्तार चर्चा आपने की है, और भी वीडियो इसका शानदार रहेगा। यहां पाई जाती है एक पहाड़ी जिसका नाम है जनापाओ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, जनापाओ पहाड़ी। ठीक है, इस जनापाओ की पहाड़ी के मुख्य रूप से यहां एक झील, इस पहाड़ी के पूर्वी ढाल से मुख्य रूप से नदी है निकलती है, और इस नदी का नाम है, कौन सी नदी, चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। आगे जाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना में मिल जाती है। हमें इस राजस्थान में इसके अपवाह की बात, बेसिन की बात करेंगे, क्योंकि अपने लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसका अपवाह क्षेत्र। तो मुख्य रूप से चंबल जो है नदी निकलती कहां से, विंध्याचल से। विंध्याचल किगार के पूर्वी ढाल निकलती है, इसका उद्गम होता है राजस्थान में। इसकी एंट्री कहां होती है, यहां होती है। और ये जो क्षेत्र राजस्थान में जहां एंट्री होती है वो है भैंसगढ़, चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, यह है राजस्थान में प्रवेश करती है, कहां पे, किस जिले में, भैंसगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर ये प्रवेश करती है। ठीक है,
प्रवेश करती है। उसके बाद में अपोवा है जो मुख्य रूप से इसका कहाँ है, अब देख लो यहाँ चित्तौड़ आ गया मुख्य रूप से इसका अपोवा, यहाँ कोटा है ना, इसके बाद में बूंदी, यहाँ कोटा आ गया, यहाँ सवाईमाधोपुर आ गया, फिर करौली आ गया है ना, ये धौलपुर आ गया। तो मुख्य रूप से बहुत लंबा चौड़ा अपोवा इसका है। तो अपोवा है मुख्य रूप से इसका कहाँ हो गया, ये बेसिन जो है मुख्य रूप से किन भागों में फैला हुआ है। तो अपन यहाँ चित्तौड़ से ये बस शुरू हो जाए, हालांकि इसमें अन्य नदियां अन्य प्रदेशों से आती है, लेकिन खुद किधर से बनती है, चित्तौड़ से अपन ये देखेंगे। तो चित्तौड़ से अपन शुरू हो जाएंगे, इसके प्रवेश करने बूंदी कोटा की सीमा बनाती है, फिर सवाईमाधोपुर में प्रवेश करती है, वहां पे चंबल धनास के साथ और शिव के साथ में त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद में आगे करौली में प्रवेश करती है, करौली, और उसके बाद में धौलपुर, और फिर कहां चली जाती है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है, धौलपुर से आगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, चली जाती है। महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की ये प्राकृतिक मध्य प्रदेश और राजस्थान की यहाँ सीमा भी बताती है, सवाईमाधोपुर से लेकर के, और यदि अपन चलते हैं कहां तक, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश और यहाँ राजस्थान। तो सवाईमाधोपुर से धौलपुर के बीच में राजस्थान और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है, समझ गए। मुख्य रूप से प्राकृतिक सीमा होगी दोनों के बीच में। तो सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर यहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये आगे देखेंगे कि चंबल नदी का जो क्षेत्र मुख्य रूप से है, चंबल नदी का जो भाग है मुख्य रूप से, इसका जो मैदान है उसमें अनेक विशेषताएं पाई जाती है। एक तो ये मुख्य रूप से जानी जाती है किसके लिए, उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है, उत्खात भूमि, ठीक है, उत्खात भूमि, यानी चंबल अपने अपोवा क्षेत्र में उबड़ खाबड़ धरातल का निर्माण करती है। तो चंबल बेसिन में, चंबल बेसिन में पाई जाने वाली असमतल भूमि, असमतल भूमि उत्खात भूमि कहलाती है। उत्खात या डांग भी कहते हैं इसको, डांग भूमि कहलाती है। अब देखो यहाँ एक विशेष बात, ये जो उत्खात या डांग भूमि जो मुख्य रूप से, ये सर्वाधिक करौली में सर्वाधिक मिलती है, करौली में सर्वाधिक। इस कारण से अपन देखेंगे तो करौली जो है उसको डांग की रानी कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि डांग की रानी किसे कहा जाता है। करौली को इस नाम से पुकारते हैं, डांग की रानी, याद रखिएगा, करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, फिर भी चलो। उसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण इसकी इस्तेमाल करती है वो कौन सी है, बीहड़ भूमि। अब बीहड़ क्या होता है मुख्य रूप से, देखो डांग और बीहड़ में या उत्खात भूमि और बीहड़ में फर्क है। क्या फर्क है, ये यदि कोई धरातल है उसको यदि अपन उबड़ खाबड़ इस प्रकार से काट करके असमतल कर दे, इसको तो बोलते हैं उत्खात भूमि, ठीक है। और ये धरातल है, इसके अंदर यदि अपन इस प्रकार से देखें तो अवनलिका पड़ जाती है, नालियां पड़ जाती है, इस प्रकार से नालियां गिर जाती है इसमें, तो इसको बोलते हैं बीहड़ भूमि। तो चंबल नदी जो है मुख्य रूप से बीहड़ों के लिए भी कुख्यात है और डांग क्षेत्र के लिए भी कुख्यात है। तो बीहड़ भूमि, तो यह नदी
कोटा से, अब कोटा से इसका बीड स्टार्ट हो जाता है मुख्य रूप से कोटा से धौलपुर तक, कोटा से धौलपुर तक बीहड़ भूमि का निर्माण करती है, बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। और महत्वपूर्ण एक बात है कि सर्वाधिक बीहड़, यह थोड़ा सा और अलग है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि पहले पढ़ते थे तो बार बार नाम सवाईमाधोपुर का आता था, लेकिन आजकल सर्वाधिक बीहड़ भूमि आती है धौलपुर में। कहां बताई जाती है? धौलपुर में पाई जाती है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। यह महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको आप अंडरलाइन करके याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सर्वाधिक बीहड़ भूमि चंबल नदी मुख्य रूप से कहां आती है? धौलपुर के, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। इस चंबल नदी के अंदर देखो ना, यहाँ से देखेंगे ये नदी जब प्रवाहित होती है, अपवाहित होती है, तो इसमें अनेक सहायक नदियां भी आती है, इसमें मिलती है, ठीक है। अनेक सहायक नदियां इसमें मिलती है। यदि इधर से हम देखेंगे तो बनास और उसकी सहायक नदियां मुख्य रूप से इस प्रदेश में है ना, और इसके अलावा इधर से हम देखेंगे तो पार्वती और काली नदियां और शीत नदी है ना, पूर्व नदी, अनेक नदियां आकर के इसमें समाहित होती है। और इस प्रदेश चंबल के साथ मिल करके मुख्य रूप से ये चंबल अपवातंत्र आगे यमुना अपवातंत्र में शामिल हो जाता है ना। तो एक महत्वपूर्ण राजस्थान की नदी मानी जाती है, राजस्थान में इसकी लंबाई सर्वाधिक मानी जाती है ना, और सबसे लंबी नदी का खिताब भी इसी नदी के पास में है। तो यह है चंबल नदी बेसिन की चर्चा हमने विस्तार से की है, ठीक है। फिर अगला बिंदु आएगा, अगला बिंदु है अपने पास में कौन सा बेसिन अपन देखेंगे? बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। अगला भौतिक प्रदेश इसका भाग जो है वो कौन कौन सा है? बनास और बाणगंगा बेसिन। बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार क्लास मेरे साथ में होने वाली है। डेली क्लास मेरे अपडेट के साथ में और एक नए के साथ में आप तक हम पहुंचाते हैं। कोशिश करते हैं कि क्लास शानदार से शानदार हो, नोट्स आपके पास शानदार से शानदार हो। इसीलिए आवश्यकता है कि आप सभी साथी जुड़े और अपने साथियों को भी जोड़े। अपना खुद का एप्लीकेशन जो सर्वा क्लासेस है उसको गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लें। यह अपना खुद का प्लेटफॉर्म है सर्वा क्लासेस, अपना खुद का एप्लीकेशन है। और मेरे दोस्तों एप्लीकेशन जो है उस एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या मिलेगी? आपको रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ फाइल के अंदर। इसके अलावा यहाँ क्या मिलने वाली है? आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो सभी साथी जो तैयारी कर रहे हैं वो साथी अपनी सर्वा क्लास एप्लीकेशन को अवश्य इंस्टॉल कर लें, ताकि आपको शानदार ज्योग्राफी पढ़ने का सुंदर अवसर मिल सके। तो धन्यवाद मेरे साथियों, आप हमसे जुड़िए उसके लिए, और सर्वा क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें इसके लिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक विस्तार के साथ में, जो होगी पूर्वी मैदानी प्रदेश के सिर्फ 2 बिंदु बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।